हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि होगी ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी, वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट। तो आज हम लेके आए हैं नई वीडियो, नया टॉपिक जो होगा ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। उससे पहले मेरे पास दो स्टूडेंट के कमेंट आए हैं, बड़े ही प्यारे स्टूडेंट हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं दोनों। एक कमेंट था संजय खत्री जी का और दूसरा कमेंट था अंकुश है। संजय खत्री जी ने बोला था कि हमारी बॉडी के अंदर सर जो प्लांट हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उनकी बॉडी में बनता है अल्कोहल, जबकि एनिमल या हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारे अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का बनना जबकि इनकी बॉडी के अंदर अल्कोहल का बनना, वो डिपेंड करता है कि इनकी बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम प्रेजेंट है। तो जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर, प्लांट की बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या फिर कम कर देते हैं। जनरली हम बात करते हैं बढ़ाने वालों की, तो एंजाइम का पता लग गया। एंजाइम्स क्या है? ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बींग्स की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। तो प्लांट की बॉडी में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो ग्लूकोज को बदलता है बिना ऑक्सीजन के अल्कोहल में। जबकि एनिमल की बॉडी के अंदर एक दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी एक एंजाइम है जो एनिमल की बॉडी में या हमारी बॉडी में मिलता है। अब वो ग्लूकोज को तोड़ता है लैक्टिक एसिड में। कब? कौन सी कंडीशन में? जब ऑक्सीजन ना मिले। ये भी कौन सी कंडीशन में? जब ऑक्सीजन ना मिले। किसको? ग्लूकोज को। देयरफॉर in different organisms different products are formed, different organism different products by the same process सेम है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ऑर्गेनिज्म सेम है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में एंजाइम्स डिफरेंट है। इनकी बॉडी में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और हमारी बॉडी में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा ग्लाइकोलाइसिस, है ना, उसके बाद फर्मेंटेशन के अंदर आपको ये दिया होगा। अब ये काफी डिटेल्ड प्रोसेस है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैंने बस आपको बेसिक चीज बताई है जो कि एनसीईआरटी लिखती है। तो बाकी आप +1 की बायो के अंदर इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो अब इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पहले जो संजय खत्री जी का जो कमेंट था, इनकी क्वेरी थी, तो उनकी क्वेरी का आंसर दिया है। अब ऐसे ही एक दूसरे स्टूडेंट का भी कमेंट आया है, बड़ा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो भी, और आप कमेंट करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, तो आपके अंदर अगर जो क्वेरी है उसका आंसर हमने नहीं दिया, अगर विद इन द सिलेबस है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ लोगे कि सर जो चंद्रयान 2 है ना वो कैसे फेल हो गया नासा पे, जो चांद पे जाने के लिए, तो उसका आंसर तो मेरे पास नहीं होगा। हम आंसर दे सकते हैं विद इन सिलेबस, है ना। तो ये सिलेबस का पार्ट था। अब नेक्स्ट चीज जो अंकुश सहराय ने कमेंट किया था वो किया था कि सर जो आपने बोला था कि एटमोस्फेयर के अंदर है ना कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। किससे? ऑक्सीजन से। तो अब अंकुश ने पूछा कि सर जब एटमॉस्फेयर में CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाती है? फिर तो हीमोग्लोबिन है ना कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। भाई वो जो कंडीशन मैंने बताई थी वो कंडीशन तब बताई थी कि जब हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर के अंदर है जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है, क्योंकि नॉर्मली एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, 0.000 समथिंग होती है, बहुत कम होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? जैसे हम एक रूम के अंदर बंद हैं और वहां पे हमने कोई फ्यूल बर्न किया, अब थोड़ी सी देर तक तो उसका कंप्लीट कंबशन होगा जब तक इस रूम में ऑक्सीजन है, बट जैसे जैसे वो आग जलती रहेगी ऑक्सीजन खत्म होती रहेगी, ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, ऐसी कंडीशन आएगी। अब फ्यूल बर्न होगा बिना ऑक्सीजन के, कम ऑक्सीजन के, अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी।
अब अनकंप्लीट जब डिकम्पोजिशन या बर्निंग होगी तब बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब इस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी नॉर्मल एयर से कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा। तो अब वो केस है कि अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा अमाउंट में है तो अब वो कंपटीशन करेगी ऑक्सीजन के साथ। हाँ, पहले नॉर्मल एयर के अंदर थोड़ी सी होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल एयर है उसके अंदर होती है नाइट्रोजन, उसके अंदर होती है ऑक्सीजन, उसके अंदर होती है CO2 और CO2 के साथ होती है अदर गैसेज और साथ में SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वैसे स्मोक वगैरह। तो ये जो सारी चीजें मिलके ये होती है 1%। ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 20 पॉइंट कुछ, बट हम 21 ले लेते हैं, हम 21% ले लेते हैं। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे बचे 1%। अब इन अदर गैसेज में बहुत सारी गैस हैं, अब उसी के अंदर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होती है। ये वो क्वेश्चन बनता है तब कि वो कब जहरीली होगी, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करें, ऑक्सीजन को भी करें कार्बन मोनोऑक्साइड को भी करें। कब करें? जब हम रूम के अंदर बंद वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया तो वो क्वेश्चन है, तो वहां पे कंप्लीट करेगी। तो ये था अंकुश सहराय। तो आई होप आपको जो मैंने रीजन बताया वो समझ आया होगा। तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, मैं आपका आंसर देता रहूंगा जब भी मेरे को वो कमेंट नोटिस में आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था ट्रांसपोर्ट किसके अंदर? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। आज हम पढ़ते हैं उसके बाद भी हमने पढ़ दिया ट्रांसपोर्ट इन हमने पढ़ दिया ह्यूमन के अंदर। और मैंने जिक्र किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये बता दिए थे 2 सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फ। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको कंपोनेंट पढ़ाए थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो कि था ब्लड एंड ब्लड वेसल। फिर ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितनी सेल्स होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका था। उसके बाद ब्लड वेसल कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती है, वो भी मैं पढ़ा चुका था। तो अब बात आती है नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट जो सीने में धड़कता है, ये दिल है ना, आपने गाना सुना होगा शाहरुख खान का, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, दिल धड़कता है सीने में। ओके, तो हार्ट पे आते हैं हम, धड़कने छोड़ देते हैं कि जो हार्ट है वो अगर धड़कना बंद कर दे हमारे चेस्ट के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर होता है, तो हमारी डेथ हो जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और जब हमारा बर्थ होता है, मतलब हमारे जो हम जब मदर की बॉडी के अंदर होते हैं एज ए फिटस, तो जब हार्ट बन जाता है, हार्ट बनता है, जब से लाइफ स्टार्ट होती है तो हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है और ये आखिर तक बीट करता रहता है, आखिर तक बीट करता है जब तक डेथ ना हो जाए। तो पूरी लाइफ ये काम करता है और ये काम करता रहता, तब तक हम काम करते रहते, तब तक हमारा वजूद है। जब ये इसने काम करना छोड़ दिया तो हम भी कुछ नहीं है। तो हार्ट एंड ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो हार्ट को हम पढ़ते हैं। तो हार्ट इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम का? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो हार्ट क्या है, हार्ट अपने फिस्ट के साइज का, देखिए मुट्ठी है जो इसके साइज का होता है अडल्ट के अंदर, 250 से 300 ग्राम के लगभग इसका जो वजन होता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। हार्ट प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। ये हमारी चेस्ट है, अब ये होगी मिडिल सेक्शन, तो ये लेफ्ट, जरा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लेफ्ट में है, जरा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा, कि ज्यादा पोर्शन हार्ट का लेफ्ट में है, कम पोर्शन राइट में है। तो ये यहाँ पे होता है हार्ट। तो अब बढ़ते हैं हम हार्ट को डिटेल में कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसका काम क्या है। तो हार्ट की डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं, देखिए हार्ट बेसिकली क्या होता है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। कई स्टूडेंट इसको प्योरीफाइंग ऑर्गन समझते हैं, है ना, कि जो ब्लड को प्योर करता है, बट ये प्योर नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, पंप करता है। तो हार्ट डज नॉट प्योर ब्लड, हार्ट ओनली पंप ब्लड। तो हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन विच पंप ब्लड, जो किसको पंप करता है, ब्लड को। कहाँ पे? विच पंप ब्लड इन ए ब्लड वेसल्स, इन ए ब्लड वेसल्स। तो पहली चीज तो यही है कि हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। किसके अंदर पंप करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। अच्छा, किसके साइज का होता है? इसका जो साइज है, साइज इक्वल होता है किसके? अब ये फिस्ट का स्पेलिंग एक्चुअल क्या है आप देख लेना, बस मैंने समझा दिया। मुट्ठी जो होती है फिस्ट, इसके साइज का होता है। अब कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट स्लाइटली इन लेफ्ट
साइड ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड उसके जरा सा लेफ्ट के अंदर ये होता है, तो ये होता है हार्ट। बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब पढ़ते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ, फिर साथ के साथ हम नोट करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट्स के अंदर हार्ट को डिवाइड हमने कर रखा है। देखिए मैं हार्ट को एक डायग्राम बनाता हूँ, साथ में मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे, तो मैं इसी तरह से डायग्राम को बनाता हूँ। देखिए इस तरह से बना लेता हूँ मैं। ये है अपना हार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाला जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। अभी थोड़ी सी देर में आपको नजर आएगा, ये हार्ट ही है। ओके, देखिए कुछ इस तरह का होता है अपना प्यारा सा छोटा सा हार्ट, अपना प्यारा सा छोटा सा हार्ट। तो देखिए ओके, ये होता है अपना हार्ट का दूसरा चैम्बर। अब इसके ऊपर होती है पेरिकार्डियम की लेयर, इसके ऊपर होती है पेरिकार्डियम की लेयर। ओके, ये हार्ट की वाल्स होगी, कार्डियक वाल्स। इसके ऊपर होगी, हमने ये बना दी, या इसको हम अलग पेन से या मार्कर से लिख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, ये मैंने बना दी यहाँ पे पेरिकार्डियम लेयर। हार्ट को बचाने के लिए एक टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम लेयर। तो ये है अपनी पेरिकार्डियम लेयर। ओके, अब भी आपको ये हार्ट के जैसा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी लगने लग जाए थोड़ी सी देर के अंदर, बस थोड़ा सा वेट और कीजिए आप, ये बिल्कुल अपना हार्ट लगेगा। तो ये होगी अपनी पेरिकार्डियम लेयर। तो देखिए इसको मैंने बोल दिया पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर। ओके, अब ये क्या है, अब ये है जो इसको बोलते हैं हम कार्डियक मसल्स या कार्डियक वॉल्स बोल सकते हैं, हार्ट की वॉल्स हैं ये। उसके बाद जो हार्ट को 2 बराबर पार्ट में, देखिए ये हार्ट को 2 लेफ्ट साइड, ये हार्ट की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। ओके सॉरी, राइट साइड है ये कौन सी साइड है, राइट साइड। और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो ये हार्ट की लेफ्ट साइड, ये देखिए इस तरह से आप हार्ट को देखिए, ये हार्ट अपना ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो पता मत होगा ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। उसके बाद देखिए अब हार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इस पोर्शन को देखिए, ये मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज कॉल्ड एज सेप्टम, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। अब हार्ट के अंदर जो ये वॉल आ रही है, हार्ट के अंदर जो ये वॉल आ रही है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ ब्लू पेन से। देखिए ये, इसको बोलते हैं वेना कैवा, सबसे बड़ी वेन्स होती है, मैंने बताया था। अब यहाँ पे भी एक वाल आ रही है, ये वाल आ रही है, ये बहुत अच्छे, देखिए ये वाल, ये मैंने रेड से क्यों बना, इसको भी हम बताएंगे। इसको बोलते हैं हम एओर्टा, सॉरी इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन। अब यहाँ से हार्ट के अंदर से, यहाँ से एक वॉल ऐसे निकलती है, देखिए हार्ट के अंदर से यहाँ से ऐसे एक वॉल निकलती है, ये ऐसे एक पाइप निकलती है, सॉरी वॉल मैं बोल रहा हूँ, एक पाइप निकलती है जो ऊपर जाके लंग्स में, जो अपने लंग्स होते हैं, ये देखिए ये है लंग्स, ये है लंग्स। तो ये जो वॉल है, ये जो पाइप है, ये हार्ट से निकल के ये किसके अंदर जाके मिल जाती है, ये मिल जाती है लंग्स के अंदर, ये मिल जाती है लंग्स के अंदर। और फिर यहाँ से एक पाइप, यहाँ से जो दूसरी पाइप है वो लंग्स से निकल के वो हार्ट क्या के अंदर मिलती है, ये पाइप हो गई।
बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पाइप आ गई, तो अब इसको मैंने पल्मोनरी वेन्स बोल दिया, तो इसको मैं बोल दूंगा पल्मोनरी आर्टरी। इसको मैं बोल दूंगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, तो इसके बाद इसको मैंने, देखिए ये हार्ट को हमने दो बराबर भागों में बांटा, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अब ऐसे ही हार्ट को मैं ऐसे भी बांट देता हूँ, हार्ट को मैं ऐसे भी एक लाइन और खींच देता हूँ। ये इमेजिनरी लाइन्स है, मैंने खींची नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स है। अब हार्ट के हो गए 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं हम राइट एटीरियम। इसी तरह से ये हो जाएगा लेफ्ट एटीरियम। अब ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गए हार्ट के 4 चैम्बर। ये हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर, राइट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आर ए मीन्स क्या है। आर ए मीन्स है राइट एटीरियम, उसके बाद है राइट वी का मतलब क्या है, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद है एल ए का मतलब लेफ्ट एटीरियम। उसके बाद है लेफ्ट वी का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये होते हैं 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब हार्ट को दो बराबर पार्टों में डिवाइड किया, उसको बोल दिया हमने सेप्टम। हार्ट की वॉल्स को हमने बोल दिया कार्डियक वॉल्स। उसके ऊपर जो लेयर है उसको बोल दिया हम पेरिकार्डियम लेयर। उसके बाद एक जो पाइप आ रही है हार्ट के अंदर ब्लू कलर की, अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों आई है ना, इसको भी हम बताएंगे। इसको बोल दिया वेना कावा। यहाँ से एक वाल्व निकलती है जो ऐसे ब्लड को लेके जाती है, उसको बोल दिया हमने पल्मोनरी आर्टरी। ये है पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद जो ये पाइप ऐसे निकल के आती है उसको बोल दिया हमने पल्मोनरी वेन्स, उसको हमने बोल दिया पल्मोनरी वेन्स। इस तरह से पल्मोनरी वेन्स, इस तरह से हार्ट की ये मूवमेंट होती है, हम बात करेंगे। अब यहाँ से एक पाइप निकलती है, ये पाइप, यहाँ से एक पाइप निकलती है, ये पाइप। ओके, ये पाइप को हम ऐसे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पाइप, दिस पाइप इज कॉल्ड एज एओर्टा, दिस पाइप इज कॉल्ड एज एओर्टा। तो इस पाइप को हम बोलते हैं एओर्टा, जो हार्ट में से ब्लड को लेके जाती है, हार्ट में से ब्लड को लेके जाती है। वेना कावा लेके आ रही है, ये लेके जा रही है। ओके, तो अब ये दोनों जो वेन्स हैं, देखिए ये जो पाइप है हमने ड्रा की है वेना कावा, ये इसको हम ऐसे, क्या ये ऐसे ही होती है? ऐसे बिल्कुल नहीं होती, अब तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया बॉडी पार्ट, ये हो गया बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। तो इससे मैं मिला देता हूँ इस पाइप को। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी सी देर के लिए वेट कीजिए। ये जो पाइप है ये कनेक्ट होती है यहाँ। ओके, तो ये जो ब्लड आ गया यहाँ पे, अब फिर यहाँ से ब्लड जाता है ऐसे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए ये यहाँ से, इस डायग्राम से मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर को भी आपको बताया, और अब मैं बताऊंगा जो मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन की, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, कहाँ कहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट कंसिस्ट 4 चैम्बर्स, हार्ट कंसिस्ट 4 चैम्बर्स की। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, राइट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये होता है हार्ट के 4 चैम्बर्स। तो उसके बाद हम लिखते हैं हार्ट के बारे में क्या, कि हार्ट मसल्स, हार्ट की जो वॉल्स हैं, हार्ट की जो वॉल्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्स। उसके बाद हार्ट is divided into two equal parts
by a structure called septum। तो सेप्टम के द्वारा हार्ट को लेफ्ट और राइट तो इक्वल हिस्सों के अंदर क्या कर देते हैं हम, डिवाइड, तो उसको कहते हैं सेप्टम। उसके बाद और पार्ट लिख लेते हैं हम। हार्ट कंसिस्ट 4 वॉल्स। जो हार्ट है, हार्ट कंसिस्ट 4 वॉल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट कंसिस्ट 4 वॉल्स। तो देखिए ये मैं लिख रहा हूं, ये है V1, ये है V2, ये है V3 और ये है V4। देखिए ये V4 है, देखिए V1, V2, V3, V4। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको V2, V3 बोले, बस मैंने काउंट करवा दी कि एक वाल्व यहाँ लगी है, एक वाल्व यहाँ लगी है, एक वाल्व यहाँ है, एक वाल्व यहाँ। ये क्यों है अभी बताएंगे। कि हार्ट कंसिस्ट 4 वॉल्व्स जिनका फंक्शन क्या है, विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो, विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड। कि जो हार्ट के अंदर ब्लड वापस से फ्लो ना हो, जिस डायरेक्शन से वो आया है उस डायरेक्शन में वापस ना चला जाए, इसको रोकती हैं कौन, हार्ट के अंदर ये 4 वॉल्व्स। अब इनके नाम भी होते हैं, नाम आपके सिलेबस में तो नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व्स, इसको बोलते हैं एओर्टल वॉल्व्स, और इसको बोलते हैं हम माइट्रल वॉल्व्स। तो माइट्रल वॉल्व्स, ट्राइकप्सिड वॉल्व्स, पल्मोनरी वॉल्व्स, एटीरियल वॉल्व्स। तो इस तरह से, सॉरी एओर्टल वॉल्व्स। तो ये 4 वॉल्व्स होती हैं, इनका फंक्शन क्या भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सी एक पाइप आती है, कौन सी पाइप जा रही है, बहुत बड़ी विंस, सबसे बड़ी विंस हार्ट को आके राइट एटीरियम में ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड एज वेना कवा। एक लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होके यहाँ से एक वॉल्व, एक पाइप हार्ट से बाहर जा रही है, जिसको बोलते हैं एओर्टा। बहुत ही बड़ी आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है एओर्टा। उसके बाद हार्ट से एक पाइप राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स तक जाती है, जिसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद लंग्स और लेफ्ट एटीरियम के बीच में एक पाइप होती है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरह से अब इनका फंक्शन क्या है हम बताते हैं। देखिए हार्ट का फंक्शन, ये तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट कैसा होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, कितनी वॉल्स होती हैं। उसके बाद आपने कभी पेसमेकर भी सुन लिया हो, तो यहाँ पे होता है ऐसे नोड। देखिए यहाँ पे इस तरह के एरिया में ऐसे नोड, यहाँ पे होता है एवी नोड, है ना, एवी नोड, ऐसे नोड, एवी नोड, ये लिख देता हूँ मैं, ऐसे नोड, एवी नोड। बट ये आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए मैंने बस बता दिया है कि क्या काम है इनका, ये भी बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन ऑफ हार्ट। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट था, पढ़ लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट के फंक्शन से पहले हम कुछ बेसिक सी टर्म्स को जान लेते हैं। देखिए ये आपको समझ आ गया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम फंक्शन ऑफ हार्ट। बट हार्ट को के फंक्शन पढ़ने से पहले ये भी आपने पता लग गया है, राइट आर ए क्या है, एल ए क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको, हार्ट है ना हमेशा कंटिन्यूसली रिदम के अंदर बीट करता रहता है, उसको बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। तो देखिए जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं, ये क्या करते रहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहते हैं। देखिए ये जो राइट एटीरियम है, ये राइट एटीरियम ये इस तरह से ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन, कि राइट एटीरियम कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये है जो ये एक्सपेंड होगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये है, ये जो ऐसे था ये अब ऐसे हो जाएगा, एक्सपेंड। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, जब एक कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद एक एक्सपेंशन, ऐसा ही ये
जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपेंड होगा, अब उल्टा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपेंड होगा। तो इस तरह से सिस्टम चलता रहता है कि ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट तो नीचे वाला हिस्सा एक्सपेंड, अब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर वाला एक्सपेंड, इस तरह से बारी बारी कंट्रैक्शन एक्सपेंशन कंट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो जो हार्ट बारी बारी रिदम से एक लय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है, इसी को बोलते हैं हम हार्ट बीट, इसी को बोलते हैं हम हार्ट बीट। तो अब देखिए जो हार्ट बीट रेट आपसे पूछ ली जाती है कि हार्ट 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट, तो हार्ट बीट रेट हम पढ़ देते हैं, हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट मतलब क्या है, मतलब है नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, पर मिनट। तो इसी को बोलते हैं हम हार्ट बीट रेट, कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार कंट्रैक्ट हुआ, कितनी बार एक्सपेंड हुआ, एक कंट्रैक्शन प्लस एक एक्सपेंशन से बनता है एक हार्ट बीट। और ऐसी ऐसी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी हुई, कितनी बार हार्ट धड़का, कितनी बार हार्ट ने बीट किया, उसको बोलते हैं हार्ट बीट रेट। तो जो जनरली होता है नॉर्मल अडल्ट एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर होता है 70 to 75 पर मिनट, 70 to 75 पर मिनट। बस इसको एक एवरेज वैल्यू हम, ये तो मैंने रेंज बता दी, एवरेज वैल्यू इसकी ले ली जाती है 72 पर मिनट, 72 हार्ट बीट पर मिनट। मतलब हमारा दिल जब रेस्ट में हम बैठे हैं तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, आप काउंट करोगे, अडल्ट की बात है, नॉर्मल रेस्ट में बैठे तब की बात है, तो कितनी बार बीट करता है 72 टाइम्स। एवरेज निकालें तो रेंज 70 to 75, थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 100 तक चली जाती है, ये 100 तक चली जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं उनका हार्ट और भी ज्यादा फास्ट बीट करता है, तो 100 से अब हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में हार्ट बीट रेट हमारी अलग अलग होती है। तो हमने हार्ट बीट पढ़ ली क्या है, हार्ट बीट रेट पढ़ ली क्या है। अब ये हार्ट बीट क्यों करता है, हार्ट ये लगातार, मैंने बताया कि जब भी स्टार्ट होता है अपनी लाइफ वहां से लेके और डेथ तक हार्ट बीट करता रहता है। ऐसा क्यों है, तो देखिए इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को वर्किंग करने के लिए चाहिए एनर्जी, वर्किंग करने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से। कब मिलेगी, जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्ट करवाने के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ऑक्सीजन आती लंग्स में है, रेस्पिरेशन पढ़ दिया। अब लंग्स से वो हर पार्ट के अंदर ऑक्सीजन को भेजता है। अब किसके थ्रू जाती है, ब्लड के थ्रू। तो अब ब्लड अगर एक ही जगह रहे तो क्या ऑक्सीजन हर पार्ट में पहुंचेगी, बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन को हर पार्ट में पहुंचाना है, ऑक्सीजन को हर पार्ट के अंदर पहुंचाना है। कौन पहुंचाएगा, हमने पढ़ लिया आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, तो मींस आरबीसी को हर पार्ट में पहुंचाना है, ब्लड को हर पार्ट में पहुंचाना है। तो ब्लड के ऊपर एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ब्लड को धक्का देना पड़ेगा। धक्का स्टार्ट गाड़ी है वो, है ना, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी नहीं है, तो ब्लड को थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो उस ब्लड को धक्का लगाने के लिए, ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए जो हार्ट है वो लगातार बीट करता रहता है। जब ये हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये नीचे वाला पार्ट, देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम बोल सकते हैं एट्रियम, नीचे वाले पार्ट को बोल सकते हैं वेंट्रिकल, एट्रियोल भी बोल देते हैं, एट्रियम भी बोल देते हैं, एट्रिया भी बोल देते हैं। तो इसको इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को पढ़ा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऊपर वाले तो बल रहेगा नीचे, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक बार तो जाएगा लंग्स में और दूसरी बार जाएगा बॉडी में। मीन्स हार्ट जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जाता है, तो एक्सपेंड होता है। जब ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ से ब्लड नीचे आएगा। तो इस तरह से हार्ट बीट क्यों कर रहा है, ताकि ब्लड को पूरी बॉडी में भेज सके, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा सके। तो ये रीजन है हार्ट बीट। अब कैसे ब्लड सर्कुलेट हो पाता है, कितने स्टेप में सर्कुलेट होता है, पहले कहाँ होता है फिर कहाँ पहुंचता है, उसको पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमने पढ़ा था ना सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो मैं इसको हार्ट को इरेज कर रहा हूँ। अब हार्ट के बारे में आपको पता है, क्योंकि अब जो मैं बातें लिखूंगा बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछी जानी है। तो अब आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम भी आपके सामने है और जो सीक्वेंस है वो भी आपके सामने है। तो अभी मैं बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ए सर्कुलेशन
ऑफ ब्लड, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है, या फिर आपसे इसी को कह सकता वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे वर्क करता है, वर्क क्या है हार्ट का, ब्लड को सर्कुलेट करवाना। अब ब्लड को कैसे सर्कुलेट करवाता है आप बताइए, तो चाहे वर्किंग ऑफ हार्ट पूछे, चाहे मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूछे, तो आपको बताना सबसे पहले क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बॉडी पार्ट, ये है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है, ये बॉडी पार्ट्स के अंदर आएगा ब्लड, बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड है। देखिए बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड कौन लेके आया है, हमने पहले स्टार्ट किया, चाहे हार्ट से स्टार्ट कर लो चाहे बॉडी पार्ट से स्टार्ट कर लो, बॉडी पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बॉडी पार्ट के पास है ब्लड। अब तो जो बॉडी पार्ट है वो ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ब्लड से बॉडी पार्ट ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, ब्लड से बॉडी पार्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट तो ले लेते हैं, और बदले में देते क्या है, CO2 और वेस्ट, CO2 और वेस्ट। तो बॉडी पार्ट में क्या हुआ, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, रेस्पिरेशन से आई थी, ऑक्सीजन किसको दे दी, बॉडी पार्ट को, बॉडी पार्ट से क्या ले ली, CO2। अब ये जो ब्लड है, अब ये बॉडी पार्ट से जाता है विंस में, बॉडी पार्ट से जाता है विंस, ये बॉडी पार्ट्स कनेक्ट होती कैपिलरीज से, मैंने कल बताया था, कैपिलरीज फिर विंस से, स्मॉलर विंस से, स्मॉलर विंस बड़ी विंस, एट लास्ट वेना कवा। तो आपकी क्लास में जो हम 11th में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में आपकी क्लास में उसी तरह ध्यान रखिए, बॉडी पार्ट से जुड़ी होती है कैपिलरीज, कैपिलरीज से जुड़ा है वेना कवा। तो अब जो वेना कवा के अंदर ब्लड आ गया, अब ये जो ब्लड है इसके अंदर CO2 है, अब जो ब्लड है उसके अंदर है CO2, ऐसे ब्लड को हम बोल देते हैं, ऐसे ब्लड को हम बोल देते हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है CO2 ज्यादा है, और जिसके अंदर O2 होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड आया वो कैसा आया, डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या है ज्यादा, CO2। तो उस ब्लड को कौन लेके आई, विंस, विंस उसको लेके चले इस तरह से, और एट लास्ट उन्होंने किसमें दे दिया इसको, वेना कैवा को, किसको दे दिया, वेना कैवा को। वेना कैवा ने ब्लड को कहाँ लेके आया, राइट एटीरियम, राइट साइड ऑफ ब्लड, पहले पोर्शन में, राइट एटीरियम में, राइट एटीरियम, राइट एटीरियम। तो देखिए पहला क्या हुआ है, विंस, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं वेना कैवा, वेना कैवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड, या फिर क्या कह देंगे इसको, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड कहां से लेके आई है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, कहां लेके आई है, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स इनटू राइट एटीरियम। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ राइट एटीरियम। तो क्या है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से होता, विन से होता हुआ आ गया राइट एटीरियम में, तो ब्लड आ गया यहाँ पे राइट एटीरियम में। और जो ब्लड इम्प्योर होता है, जो ब्लड इम्प्योर होता है, जो ब्लड इम्प्योर होता है उसको हम ब्लू से मार्क करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड को हम कैसे कलर से दिखाते हैं, ब्लू से, कैसे कलर से दिखाते हैं, ब्लू से। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने ब्लू बना रखा है। विंस का कलर मैंने कैसे बनाया था, ब्लू, ग्रीन भी होता है उसके अंदर, ब्लू भी होता है, जनरली ब्लू हम कंसिडर करते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, तो देखिए अब राइट एटीरियम से, नाउ राइट एटीरियम स्टोर दिस ब्लड, स्टोर दिस ब्लड, या दिस ब्लड, या दिस इम्प्योर, मैं वर्ड लिखता हूं इम्प्योर ब्लड, एंड ट्रांसफर it into the right ventricle, into the right ventricle through V1। V1 क्या है, ट्राइकप्सिड वॉल्व, ट्राइकप्सिड वॉल्व। ये आपके सिलेबस से बाहर बट फिर भी याद रह जाते, याद रखना कोई दिक्कत नहीं, ये वॉल्व ट्राइकप्सिड वॉल्व। तो देखिए वेना कैवा ने राइट एटीरियम को दिया, राइट एटीरियम के अंदर इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड को इसने ये कंट्रैक्ट हुआ, ये ऐसे कंट्रैक्ट हुआ, जैसे ही कंट्रैक्ट हुआ ब्लड के ऊपर प्रेशर लगा और ब्लड आया नीचे, कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड है, इम्प्योर। अब किससे आया, V1 से, किससे आया, V1 से, ऐसे सर्कुलेट होता हुआ
ये अब कहाँ जाएगा, ये अब V3 से होता हुआ, यहाँ पे लगी हुई है V3 जी, ऐसे ये होता हुआ जाएगा कहाँ, यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये ऐसे जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आया हो, जो अच्छे स्टूडेंट जो ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, कि सर जैसे ही राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आया यहाँ पे, ये एक्सपेंड हुआ था, जब ये, अब देखिए राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, अब ये एक्सपेंड होगा जब वेना कवा इसको ब्लड देगी, और तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड के ऊपर प्रेशर लगेगा और ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि जो ब्लड है ये यहाँ वापिस से राइट एट्रियम में क्यों नहीं गया, ब्लड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही क्यों जाता है, ब्लड सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में ही क्यों जाता है। तो देखिए ये जो V1 है, ये क्या होती है, वो ये होती है वो, ये V1 ऐसे है, जब इसके अंदर ब्लड आता है तो ये ऐसे होती है, जब इसके अंदर से ऐसे ब्लड आता है तो पीछे से प्रेशर लगता है तो ऐसे खुल जाती है, ऐसे खुल जाती है। जैसे ही ब्लड इसके अंदर से चला जाता है ये बंद हो जाती है ऐसे। तो जब वेंट्रिकल नीचे वाला हिस्सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो ये बंद होती है ऐसे, तो ब्लड इसके अंदर नहीं आ पाता, ये हो जाती है V1 ट्राइकप्सिड वाल्व ऐसे क्लोज। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑटोमेटिकली, ये ब्रेन इसको ऑर्डर करता है ऐसे, ठीक है, ये क्लोज होगी। तो अब ब्लड यहाँ तो जा नहीं पाएगा, अब खुली कौन सी है, V3, कौन सी खुली है, V3। तो अब ऐसे जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये फंक्शन होता है V1 का। तो V1 ने दोबारा से ब्लड राइट एट्रियम में ना चला जाए, जहां से आया था वापिस वहां ना चला जाए, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोक लिया। तो इसलिए ये काम है V1 का, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब क्या होता है, अब नाउ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड pump this impure blood into the pulmonary artery, through किसके थ्रू, थ्रू V3 डायग्राम से आपको दिख रहा है। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को V3 के अंदर से होता हुआ ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होगा, अब पल्मोनरी आर्टरी brings this impure blood into the lungs, अब देखिए यहाँ पे वर्ड है पल्मोनरी आर्टरी। अब बोलोगे सर कल तो आपने बताया था कि आर्टरीज के अंदर तो प्योर ब्लड होता है, आर्टरीज कौन से ब्लड को कैरी करती है, प्योर ब्लड को, विंस कौन से ब्लड को कैरी करती है, इम्प्योर को। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जो आर्टरी है वो कैसे ब्लड को लेके आ रही है, इम्प्योर ब्लड को। लाना किसको था, प्योर ब्लड को। तो देखिए स्टूडेंट, दो जगह हैं, एक तो यहाँ पे लंग्स वाले रीजन में, हार्ट और लंग्स के बीच में, जो रीजन है, हार्ट और लंग्स के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रीजन। अब यहाँ पे जो पाइप है जो किस किस के बीच में प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है हार्ट के राइट वेंट्रिकल को जो जोड़ती है लंग से, राइट वेंट्रिकल को जो जोड़ती है लंग से, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ती है लंग से उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन्स। जो या लेफ्ट एट्रियम को जोड़ती है किससे, लंग से, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उल्टा है, यहाँ पे भी पल्मोनरी के केस में आर्टरी को जो काम करना चाहिए वो नहीं करेगी। पल्मोनरी वर्ड लगा हुआ तो लंग से रिलेटेड, उल्टा हो जाएगा। आर्टरीज में इम्प्योर, वेन्स में प्योर। एक ये रीजन एक ये होता है केस किडनी के केस में, किडनी में भी वहां पे रेनल वर्ड लगा होता है, जहाँ पे रेनल मिल जाए वहां पे भी उल्टा। तो उसकी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे। अब यहाँ पे आर्टरी और वेन्स को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को कहाँ तक पहुंचा दिया, लंग्स तक। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट हुआ, इम्प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, लंग्स में। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स के अंदर ब्लड है, लंग्स के अंदर आता है ब्लड। अब लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ब्लड को दे देते हैं O2, लंग्स ब्लड को दे देते हैं O2 और निकाल लेते हैं क्या, CO2, निकाल लेते हैं क्या, CO2। तो अब जो ये ब्लड है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, अब ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सभी को समझ आ गया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है। तो देखिए बॉडी पार्ट ने उल्टा किया था, बॉडी पार्ट ने ऑक्सीजन ली थी, CO2 दी थी। लंग्स ने क्या किया है, O2 दी है, CO2 ली है। तो यहाँ पे ब्लड हो जाता है हमारा
प्योर, ब्लड हो जाता है प्योर। तो लंग्स आर प्योरीफाइंग ऑर्गन, नॉट हार्ट। हार्ट इज ओनली पंपिंग ऑर्गन। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, पल्मोनरी आर्टरीज में, एओर्टा में, यहाँ पे पंप करता है। बट लंग्स का काम है प्योर करना, O2 देना ब्लड। सर स्टूडेंट्स, हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रुकी थी और इस वजह से मैं दोबारा से आपको जो आगे रहता है उसको मैं बताता हूँ। तो मैंने लास्ट पॉइंट जो आपको बताया था वो मैंने बताया था कि पल्मोनरी जो आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज ब्रिंग्स दिस impure blood, this impure blood into lungs। तो देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है ये राइट वेंट्रिकल से V3 के थ्रू, वाल्व 3 जिसको हमने बोला है पल्मोनरी वाल्व, उसके थ्रू इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास ले आती है, लंग्स के पास जाती है। पॉइंट मैं आपको बता चुका। अब जो लंग्स है वो लंग्स क्या करते हैं, देखिए जो लंग्स है, लंग्स से प्योरीफाई दिस इम्प्योर ब्लड। जो लंग्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं। कैसे? बाई टेकिंग CO2 एंड गिविंग O2 तो देखिए लंग्स क्या करते हैं, अब ये जो ब्लड है ये इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड से वो क्या करते हैं, लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजन तो दे देते हैं और ब्लड से CO2 ले लेते हैं। अब ऐसे ब्लड में जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ब्लड को प्योर कर दिया। बॉडी पार्ट्स ने इम्प्योर किया था, कैसे किया था, O2 को लेके CO2 को देके। लंग्स ने अपोजिट किया है, लंग्स ने O2 को दिया है, CO2 को लिया है। तो इस तरह से अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा है डायग्राम से, जो नाउ pulmonary veins brings this pure blood। Now pulmonary veins brings this pure blood into the left atrium, देखिए अब लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स, ये जो पाइप है पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स ले आती है लेफ्ट एटीरियम में। अब लेफ्ट एटीरियम क्या करेगा, लेफ्ट एटीरियम स्टोर टेम्परेली, थोड़े से टाइम के लिए, मोमेंट के लिए, लेफ्ट एटीरियम स्टोर एंड ट्रांसफर दिस, कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, दिस प्योर ब्लड into the left ventricle, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वाया किसके थ्रू, किससे होता हुआ आएगा, V2, वाया V2। तो देखिए अब लेफ्ट एटीरियम ने कॉन्ट्रैक्ट करके इस प्योर ब्लड को सप्लाई कर दिया लेफ्ट वेंट्री तक, किसके थ्रू, V2 के थ्रू। V2 का नाम हम लिख सकते हैं, V2 का नाम क्या था, V2 का नाम था माइट्रल वॉल। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप दिस प्योर ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप दिस प्योर ब्लड इनटू एओर्टा वाया V4, और V4 क्या है, एओर्टल वॉल। देखिए यह एओर्टल वॉल है, इस वॉल्व के थ्रू इसको मैं देखिए इस तरह से बना देता हूँ, आपको अच्छे से नजर आएगा ये इस तरह से। तो ये हो गई, तो यहाँ पे है V4, तो V4 के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कंट्रैक्ट होगा प्योर ब्लड को यहाँ इस तरह से सप्लाई कर देगा एओर्टा में, इस तरह से सप्लाई कर देगा एओर्टा, V4 एओर्टल वॉल। अब जो एओर्टा है, एओर्टा brings this pure blood to body parts by the help of other smaller arteries।
अब बोल रहा है जो अपनी एओर्टा है वो आगे छोटी छोटी ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो आगे फिर कैपिलरीज में, और कैपिलरीज आती हैं बॉडी पार्ट। तो एओर्टा ने जो छोटी छोटी आर्टरीज की हेल्प से इस प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया। और फिर आपको पता है साइकिल से बॉडी पार्ट से फिर से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा और फिर बॉडी पार्ट्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मैकेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको मैंने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर कुछ रहता तो आप वीडियो को रिवर्स कर लें। तो अब मैं चलता हूँ आगे। तो किस तरह से एक बार फिर से मैं बताता हुआ कि सबसे पहले जो ब्लड था वो बॉडी पार्ट में था, बॉडी पार्ट ने ब्लड को इम्प्योर कर दिया, ऑक्सीजन ब्लड से ले ली, CO2 उसको दे दी, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कैपिलरीज में, कैपिलरीज फिर जुड़ी छोटी वेन से, फिर बड़ी वेन, फिर सबसे बड़ी वेन वेना कवा, वेना कवा सारा इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करके लेके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को सप्लाई किया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कैसे आया ब्लड, किसके थ्रू आया, V1, V1 का नाम क्या है, ट्राइकप्सिड वॉल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते ही वो ब्लड कहाँ गया, V3 से होता हुआ कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब बोल रहा है राइट एट्रियम में वापस क्यों नहीं गया, क्योंकि जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो V1 बंद हो चुकी थी, ठीक है, इसको इसने बैक फ्लो को रोक दिया। उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को ले आई लंग्स में, लंग्स ने क्या किया, ब्लड में से CO2 तो ले ली, ब्लड को O2 दे दी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ प्योर ब्लड। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, इस ब्लड को पहुंचा देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, V2 के थ्रू। अब क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और इस ब्लड को प्रेशर लगाता, पंप करता है एओर्टा में। अब बोलता है एओर्टा में किसके थ्रू गया, V4 के थ्रू, V4 का नाम क्या है, माइट्रल वाल्व। उसके बाद V2 में लेफ्ट एट्रियम में क्यों नहीं गया, क्योंकि V2 बंद हो चुकी थी, बैक फ्लो को रोक दिया। तो V1 और V2 ने बैक फ्लो को रोका है। कहाँ पे बैक फ्लो को रोका है, वेंट्रिकल से एट्रियम में, वेंट्रिकल से एट्रियम में। जबकि पल्मोनरी वॉल्व्स और एओर्टल वॉल्व इन्होंने भी बैक फ्लो को रोका है, इन्होंने बैक फ्लो को रोका है। कहाँ पे जाने से रोका है, इन्होंने बैक फ्लो को रोका है। वापिस देखिए ये ब्लड जब यहाँ पे ऊपर चला गया, ये ब्लड यहाँ पे ऊपर चला गया, जब ये कंट्रैक्ट हुआ होगा, जब ये कंट्रैक्ट हुआ होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ब्लड ऊपर जाएगा, सही बात है। बट जब ये एक्सपेंड होगा तब तो यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, तो ये ब्लड वापस से इधर आना चाहेगा, बट उस टाइम पे ये V3 बंद हो जाती है, उस टाइम पे ये V3 बंद। ऐसे ही जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो प्रेशर लगा, बहुत प्रेशर से ब्लड उठा गया, लेकिन जब ये एक्सपेंड होगा तब तो प्रेशर कम हो जाएगा, तब ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, बट तब ये बंद हो जाएगी। तो V3 V4 ने बंद होके बैक फ्लो को रोका है आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज से वेंट्रिकल में और एओर्टा से वेंट्रिकल में। जबकि इन्होंने V1 और V2 ने बैक फ्लो को रोका है वेंट्रिकल से एओर्टा में, वेंट्रिकल से एट्रियम में, वेंट्रिकल से एट्रियम। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। मैं नाम बता देता हूँ, ट्राइकप्सिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टल वॉल्व और माइट्रल वॉल्व, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी अगर याद रखना चाहो तो रख लेना। तो अब हम बात करते हैं आगे, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमारे को बहुत फायदा है, वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस। क्यों, देखते हैं। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ, डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम से देख के आप मेरे को क्वेश्चन का आंसर दें कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड, बॉडी का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते वक्त कितनी बार हार्ट से गुजरा है, हाउ मेनी टाइम से ब्लड पासेस वाया हार्ट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ बॉडी। बॉडी का एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो ब्लड है हमारी बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट करते वक्त हार्ट से कितनी बार गुजरा है। तो आप आंसर देंगे 2 टाइम्स। कैसे, देखिए बॉडी पार्ट से पहले गया इस पोर्शन में, हार्ट के एक बार गुजरा, फिर यहां से गया लंग्स में, फिर आया दोबारा हार्ट में, दूसरी बार आ गया, पहली बार यहाँ था, दूसरी बार यहाँ था, और फिर जाके वो पहुंचा बॉडी पार्ट। तो चला था कहाँ से, बॉडी पार्ट। अब साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब दोबारा से घूम फिर के आए वो बॉडी पार्ट के पास। तो एक साइकिल कंप्लीट करते वक्त एक बार तो यहाँ गुजरा, फिर यहाँ गुजरा, तो 2 टाइम्स हार्ट से गुजरा है। इसलिए हमारे सिस्टम को कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, सर्कुलेटरी
सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज डबल, इज ए डबल। बोलेगा भाई क्यों, ऐसा क्यों है? तो आपको आंसर देना है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऐसा क्यों, बिकॉज ब्लड passes two times, blood passes 2 times via heart, कब, to complete one cycle, to complete one cycle of body। तो देखिए बॉडी का एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करते वक्त जो ब्लड है हार्ट से 2 बार गुजरा, इसीलिए हमने बोला डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऐसा क्यों है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल क्यों है, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा। तो इसके एडवांटेज आपसे ये भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाई आवर सिस्टम इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एडवांटेज क्या है, पहला ड्यू टू दिस pure blood does not mix with impure blood, देखिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है, इसका रीजन भी आपको पता होगा, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। अगर ये 4 चैम्बर्स ना होते तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। कंसीडर कीजिए एक ही एट्रियम होता, एक ही वेंट्रिकल होता, तो कैसे डबल सर्कुलेटरी पॉसिबल था, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पॉसिबल नहीं था। 4 चैम्बर है इसलिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है 4 चैम्बर है इसी वजह से। इधर है इम्प्योर ब्लड, इधर है प्योर ब्लड, इधर है इम्प्योर ब्लड, इसमें भी इम्प्योर, इसमें भी इम्प्योर, इसमें प्योर, इसमें प्योर। तो राइट साइड में इम्प्योर है, लेफ्ट साइड में प्योर है, तो मीन्स प्योर इम्प्योर में मिक्स नहीं हो रहा क्योंकbe सेप्टम बीच में है। दूसरा therefore we get more oxygen, more oxygen। अब देखिए अगर बॉडी पार्ट के पास से प्योर ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है। अब कंसीडर कीजिए बॉडी पार्ट के पास प्योर ना आते हुए इम्प्योर आता, अगर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो प्योर और इम्प्योर मिक्स होते, प्योर इम्प्योर मिक्स होते तो हमारे पास प्योर ना आके मिक्सचर आता, इम्प्योर ब्लड और प्योर का मिक्सचर आता, तब हमारे को ऑक्सीजन मिलती कम। तो अब अलग अलग है तो ऑक्सीजन मिल रही है ज्यादा, तो इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब 2 साइकिल है, मतलब 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट को अलग अलग नाम हमने दे रखा। देखिए एक सर्कुलेशन है हार्ट और लंग्स के बीच में, कि हार्ट से ब्लड लंग्स में गया और लंग्स से दोबारा हार्ट में आया, तो इस सर्कुलेशन को, सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, हार्ट एंड लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन, इसको हमने नाम दे रखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस के बीच में है, हार्ट एंड लंग्स के बीच में, इसको अब नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा सर्कुलेशन कहाँ है, हार्ट से बॉडी पार्ट के बीच में, हार्ट से बॉडी पार्ट के बीच में, तो इस सर्कुलेशन को हमने नाम दे रखा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, तो इसको हमने नाम दे रखा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है हार्ट से बॉडी पार्ट के बीच में, हार्ट से बॉडी पार्ट और फिर बॉडी पार्ट से हार्ट, तो इस तरह से इसको बोल दिया हमने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दूसरे तरीके से डिफाइन कर लो, पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्या बोलोगे, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा तरीका, अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरह से 2 तरीके मैंने बताए, दोनों को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बट आपके एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो मैमल्स हैं, जो मैमल्स कौन, हम जो मिल्क फीडिंग करवाते हैं अपने बच्चों को, अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको दूध पिलाती हैं माँ, उसको बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। अब इनके हार्ट के अंदर होते हैं 4 चैम्बर्स, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर हैं, इसीलिए इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हुआ, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, DCS, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब
अब दूसरे हैं कौन, रेप्टाइल्स, जो रिंग के चलते हैं ना, रिंग के नहीं बेटा, रिंग के, जमीन से सट के जो चलते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल, जैसे स्नेक। और एम्फीबियंस जैसे क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस है ना, एम्फीबियंस। तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इनके हार्ट के अंदर होते हैं 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, इनका भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब 3 चैम्बर्स कौन से होते हैं, एक चैम्बर्स गायब है, तो देखिए दोनों एट्रियम होते हैं बट वेंट्रिकल एक होता है, दोनों एट्रियम होते हैं बट वेंट्रिकल एक। अब वेंट्रिकल के एक होने से प्योर और इम्प्योर थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है, बट फिर भी एक बार यहाँ आएगा, वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अभी कैसा रहेगा, डबल। अब एक और पूछ लेते हैं आपसे, फिशिस के बारे में पूछ सकते हैं। फिशिस पहला पूछेगा, फिशिस के अंदर चैम्बर कितने हैं, 2 चैम्बर्स। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स, 1 एटीरियम 1 वेंट्रिकल, 1 एटीरियम 1 वेंट्रिकल। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें ऐसा कोई फंडा नहीं होता कि 2 बार चक्कर काटता है सिंगली। तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो आप याद रखोगे। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डबल है, क्यों है, 4 चैम्बर की वजह से। क्या फायदा है वो भी मैंने आपको बताया। अब ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि देखिए, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है वैसे क्वेश्चन, क्या है कि बट रेस्पिरेशन भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज है और ऑक्सीजन की सप्लाई किससे होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो जो अपने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो जमीन पे रहने वाले हैं, जो पानी में नहीं रहते। एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रेस्पिरेशन रेट स्लो होती है, वो 1 मिनट में कम बार सांस लेते हैं, कम बार ब्रीदिंग करते हैं। बट एक्वाटिक एनिमल्स ज्यादा बार ब्रीदिंग करते हैं, ऐसा क्यों है। एक्वाटिक एनिमल्स की जो ब्रीदिंग रेट वो ज्यादा है, टेरेस्ट्रियल की ब्रीदिंग रेट कम है, ऐसा क्यों है, ये आपका इस क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है। और अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं मिले तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ही। बट आपके पास गूगल है, गूगल सर है, तो उनसे आप पूछ सकते हो, वो आंसर देगा आपको। तो आप क्यूरियस हो, जो भी आपको काम देता था होमवर्क करो, इनके नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर बनाओ, डायग्राम को अच्छे से बनाओ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपका जो कमेंट में आप लिखो, जो भी क्वेरी मैं आपको आंसर दूंगा। और कंटिन्यूसली वीडियोस को वॉच कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।